हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा इस टॉपिक के अंतर्गत। तो बच्चों, ये 20 मिनट का जो वीडियो होगा इसको आप फोकस करके देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले इसके डेफिनेशन में एक सरफेस एरिया, एक फिजिकल क्वांटिटी आई है, सबसे पहले अब उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, अभी तक हम सरफेस एरिया निकाले हैं। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए एक आपका रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ए, ब्रेड्थ बी। अगर कोई स्क्वायर है, इसका अगर मान लीजिए कि इसका एक साइड ए है, वैसे ही एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। तो हम इन सब का जब अब ये एरिया निकालते थे तो ए इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका ए स्क्वायर आप एरिया निकाला है, इसका पाई आर स्क्वायर एरिया निकाला है। ऐसे डिफरेंट फिगर्स का डिफरेंट एरिया निकाले हैं। बच्चों, अभी तक हम केवल एरिया के मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं, ये सब मैग्नीट्यूड लिखा गया है। अब हमें जानना है कि क्या एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों, हम मैग्नीट्यूड तो निकालते ही हैं, हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड होता है। बच्चों, एरिया का डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब किसी भी एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है ये आपको जान लेना है। सपोज कीजिए बच्चों, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है कॉपी का, ये एक रेक्टेंगल है। अब बच्चों, इस पे 90 डिग्री का जो भी लाइन इस पे एंगल बनाता है, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा तो इसके नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। नॉर्मली का मतलब क्या बच्चों, कि वह लाइन जो इस सरफेस से 90 डिग्री बना रही हो। तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन होगा, इससे 90 डिग्री लाइन के तरफ जो लाइन एंगल बना रही है उधर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपने समझा कि किधर की तरफ किसी भी प्लेन सरफेस का डायरेक्शन होगा। मैं डिफरेंट केसेस में डायरेक्शन भी बता दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपने इधर की तरफ इसका डायरेक्शन देखा। बच्चों, यहां पे नॉर्मली आउटवर्ड कहा जा रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड कहा जा रहा है। किसी प्लेन पर अगर कोई लाइन 90 डिग्री बना रही है तो उसको नॉर्मली आउटवर्ड कर रहे हैं। बच्चों, अगर कोई एक लाइन हो, मतलब दोनों वन डायमेंशनल फिगर हो, अगर कोई एक लाइन हो, मान लीजिए ये लाइन है और ये दूसरी ये लाइन है, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाती है, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन किसी सरफेस पे 90 डिग्री बनाती है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। अगर कोई एक प्लेन दूसरे प्लेन पे 90 डिग्री बनाता है, ये दोनों हमारा हाथ, इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। तो ये तीनों में अंतर है। आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल मतलब किसी एक प्लेन पे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। तो आप समझ चुके हैं कि अगर ये रेक्टेंगल था, इसका डायरेक्शन इस तरह से नॉर्मली आउटवर्ड, स्क्वायर का भी नॉर्मली आउटवर्ड। अब आप कह सकते हैं, अब इसी तरह से मान लीजिए आपको स्फीयर दे दिया जाए, ये भी मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है तो इसका नॉर्मली आउटवर्ड इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप सपोज कीजिए कि आपको एक स्फीयर दे दिया जाए, यहां पे एक स्फीयर है, ये स्फीयर, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा बच्चों? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी पॉइंट पर अगर इसका डायरेक्शन निकालना है बच्चों, तो उस पॉइंट पर एक मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां पे एक टेंजेंट सरफेस हम ड्रा करते हैं और इस टेंजेंट से 90 डिग्री बनाने वाली लाइन इसके डायरेक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी स्फीयर है तो उसका जो रेडियस होता है, इसके जो टेंजेंट सरफेस से कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल इस रेडियस से ये बनाता है। इसलिए किसी भी स्फेरिकल या कर्व का जो अगर आपको डायरेक्शन निकालना है किसी भी कर्व सरफेस का, तो वहां पे क्या कीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, वहां पे एक टेंजेंट सरफेस ड्रॉ कीजिए और वहां पे 90 डिग्री का लाइन बना दीजिए। इस पॉइंट का, इस सरफेस का, इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। अगर स्फीयर का केस है तो स्फीयर का जो रेडियस होता है उस पॉइंट पर उस सरफेस का डायरेक्शन बताता है। इसका जो रेडियस आउटवर्ड बाहर की तरफ से निकल रहा है, जो आपका रेडियस, तो उस सरफेस पे इस पॉइंट का ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो आप डायरेक्शन के बारे में समझ गए होंगे कि डायरेक्शन क्या होता है। तो आपको डायरेक्शन के बारे में इतना ही बताना था। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन बच्चों, द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मली थ्रू अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है बच्चों। द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
passes normally through a surface area is called electric flux। बच्चों ये कह रहा है कि जिस सरफेस से जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में, मतलब एरिया के डायरेक्शन में, जिधर तरफ एरिया उसका रिप्रेजेंट कर रहा है उससे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो बच्चों मैं 3 केसेस बनाया हूं, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये। बच्चों आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास में हो, क्लोजली हो, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बच्चों देखिए, यहां पे अगर देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है, तो यहां का जो इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस केस में आप देखिए, ये भले ही इसका एरिया कम है लेकिन इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में जो इनकी संख्या है, ये नॉर्मल डायरेक्शन ए है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर्स है ये बहुत ज्यादा है इस सरफेस से पास होने वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ऐसे मान लीजिए कि ओ बना दीजिए और ओ को ऐसे क्या कर दीजिए, 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फाई होता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया जा रहा है इसलिए यहां पे ई लगा देता है, ये फाई ई होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से जा रही है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड होगा। ये किसके डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो फाई ई सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे इस केस में आप देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि 2 अलग अलग सरफेस एरिया ले रहे हैं, एक ये छोटा सरफेस एरिया ए, छोटा है ए, स्मॉलर देन ए डैश है, तो ये ए डैश है, ये ए है। तो बच्चों अगर देखिए, अगर ये हम यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इस छोटे वाले से बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस छोटे वाले सरफेस एरिया से पास हुआ है। और अगर टोटल की बात करें तो ये जो बड़ा वाला सरफेस एरिया है इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो अब बताइए बच्चों, इस केस में किससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो जिससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। यानी कि इस छोटे वाले सरफेस से कम और बड़े वाले सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जब हम एरिया कम ले रहे हैं तो उस कम एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, पास हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। और जब हम इस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो रही है वो क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये जो फाई है ये डिपेंड कर रहा है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बच्चों अब हम देखेंगे क्या एंगल पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां पे जब एरिया के डायरेक्शन में, एरिया के नॉर्मल, यही तो एरिया का डायरेक्शन भी बताया गया कि ये अगर कोई आपका रेक्टेंगल है तो उसके 90 डिग्री बनाने वाली लाइन ही उसका डायरेक्शन बताती है। तो इस ए या ए डैश के अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसमें देख रहे हैं जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है उससे क्या कर जा रही है, पास कर जा रही है। अगर सपोज कीजिए बच्चों कि इसको, अब जब पहले ये ऐसे था, पहले ये ऐसे था, अब इसको हम क्या करने लगे, ऐसे करने लगे, ऐसे धीरे 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 बिल्कुल ऐसे करते। अब ऐसे कर देंगे तो क्या इस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से निकल जाएंगी, नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से निकल जाएंगी। तो अगर हमने इसके सिचुएशन को बदल दिया, जैसे ऐसा थर्ड केस में देखिए, ये जो आपका ऐसे था अब इसको कैसे कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया, इसका ओरिएंटेशन बदल दिया गया। यहां पे जो ए और ई के बीच का एंगल थीटा था वो कितना था, 0 था। तो आपने देखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे क्या की, पास की। अब जब इससे आप देखिए, जब इस तरह से इसका एंगल बदल दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल कितना हो गया है बच्चों, 90। अब इससे
जो नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो नीचे से पास हो जा रही है, जो ऊपर वाला है वो ऊपर से पास हो जा रही है। तो अब एंगल हमने बढ़ाया तो आप देख रहे हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने वाली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या हो रही है, कमी आ रही है। यानी कि इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जा रहा है बच्चों, कम हो जा रहा है। अब आप ही समझिए ना कि इस तरह से अगर कोई सरफेस है तो इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, और जब इसको ऐसे कर देंगे तो आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कि ये ऐसा हमारा एक कोई सरफेस है, तो इससे तो अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, और इसको ऐसे कर देंगे तो अधिकतर ऊपर से या नीचे से निकल जाएगी, इससे कोई इस सरफेस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं करेगा। तो हमारा इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो अगर ये एंगल कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है, और एंगल ज्यादा कर रहे हैं, 90 डिग्री कर दे रहे हैं, तो 90 तक इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ेगी। तो ऐसा हम बिहेवियर कब देखते हैं बच्चों, आप जानते हैं cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम देख रहे हैं cos के केस में अगर थीटा कम रहे तो वो वैल्यू ज्यादा आती है, तो यहाँ पे थीटा 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, और थीटा को 90 कर दिया है तो 0 हो गया है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है बच्चों फाई ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप यहां से क्या समझे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऑन द होल, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला बनेगा क्या, ई ए cos थीटा, और इसको हम ऐसे इसका लिख सकते हैं, इसको इक्वल करके फाई ई इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू यहां से फाई ई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट 1 होगा, तो इसको हम डायरेक्टली ई ए cos थीटा लिख देंगे। अब आप जानते हैं बच्चों, अभी बताया गया कि इलेक्ट्रिक ये जो एरिया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पहले से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपको पता है कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हो ए और बी, और इसके आगे इन दोनों के बीच का एंगल जो है उसके साथ cos थीटा लग जाता है, तो इसको ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी cos थीटा। तो वैसे ही यहां पे ई ए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। ये फॉर्मूला बनता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यहां फाई ई लगा लेंगे हम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला बनता है। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ऐसा क्यों लिखा गया, आपको समझाने के लिए लिखा गया। आप बस इतना ही याद रखिएगा कि अगर कोई कंप्लीट एरिया वेक्टर आपको मिला, मतलब उसका एरिया आपको निकला हुआ मिला है, और उसे ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो रही है, उसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ई, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उसे पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो ई ए cos थीटा के बराबर होगा। तो ये तो आपके यूनिफॉर्म एरिया के लिए ये आपको फॉर्मूला बता दिया गया। अब बच्चों अब आप समझिए कि अगर कहीं कोई नॉन यूनिफॉर्म एरिया मतलब दे दिया गया तो आप वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे काउंट करेंगे, तो आपको वो भी बता दिया जाए। तो बच्चों अब देखिए एक फिगर आपका कुछ ऐसा दिया गया हो, और इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि ऐसे कोई यहां पे हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए बच्चों कि यहां पे एक फिगर ऐसा कुछ आपको दिया गया हो, और इससे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन इधर की तरफ है। बच्चों अगर हम आपसे कहें कि इसका बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया यहां पे हम क्या लें, डीए लें, तो इसका डायरेक्शन इस डीए के किधर की तरफ हो जाएगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। आप देख रहे हैं इधर की तरफ हम ई ले रहे हैं, और इधर की तरफ ये जो डायरेक्शन है वो किसका ले रहे हैं, डी ए का ले रहे हैं। तो बच्चों अब इन दोनों केसेस में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज कीजिए थीटा है। तो यहां पे अगर फ्लक्स निकालना हो तो बच्चों यहां पे इस स्मॉल डीए एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो स्मॉल ही तो पास करेगा बच्चों। तो यहां पे डी फाई ई, डी इसलिए लगा है कि ये कम वैल्यू को बताएगा, मिनिमम वैल्यू को बताएगा। तो डी फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, और एरिया कितना डीए, जैसे यहां पे लिखा गया ई ए, तो यहां पे एरिया डीए है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए cos थीटा। ऐसे ही बच्चों इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी एंगल पे जाएं,
थीटा एंगल पर इस बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आप बताएं कि यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो अब इन सबको हम छोटा छोटा यहाँ पे हम एरिया लेंगे और सबके लिए निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इसको सबको जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। तो इधर का अगर मान लीजिए कि अगर हम इंटीग्रेशन लें तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, और इधर का इंटीग्रेशन हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो ऐसे बना, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम वेक्टर मतलब कि इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहे स्केलर प्रोडक्ट के रूप में, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों। अब आपसे कहा जाए बच्चों, एक कोई क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज फिगर मतलब क्या, एक स्फीयर हो, यहाँ पे क्या हो, स्फीयर हो, और इसके अंदर कोई चार्ज क्यों रखा गया हो, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो इस क्लोज फिगर से जो ये इस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, अगर ये ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में आप लिख सकते हैं, इस फाई ई को हम कैसे लिखते हैं, बस लिखने का तरीका आप सीख लीजिए बच्चों। यहां पर भी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ओपन फिगर था, अब यहाँ पे क्लोज फिगर है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, ये क्लोज फिगर को बताएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाता है। तो किसी क्लोज फिगर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब बच्चों हमने ये तो फॉर्मूला देखा, अब इस फॉर्मूले पर हम देखेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी डॉट प्रोडक्ट के रूप में हो, जो किसके रूप में हो, डॉट प्रोडक्ट के रूप में हो, तो उस केस में ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बच्चों इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका जो यूनिट है, ये यूनिट लिख लीजिएगा आप। इसका यूनिट आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है, हमेशा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, थीटा कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे थीटा क्या होता है, आर्क पर रेडियस होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। अगर इसका डायमेंशन आप लिखना चाहे बच्चों, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन आप लिख लीजिए। आप जानते हैं इस न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स का जो आप डायमेंशन जानते हैं, एम एल टी टू द पावर -2, और एरिया का ये मीटर स्क्वायर है, तो एरिया क्या हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाता है, आपको पता है। और बटे में ये आप जानते हैं कूलम है, तो आप जानते हैं कि करंट आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी हो जाता है। तो ये आप जानते हैं कि ये चार्ज की यूनिट कूलम होती है, कूलम इक्वल्स टू मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ये एरिया का जो डायमेंशन होगा, ये सॉरी बच्चों यहाँ पे जो ये करंट का जो डायमेंशन होगा ए, और टाइम का टी, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 80 लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन तो कितना हो गया, m वन टाइम है, तो m l यहाँ पे l स्क्वायर वहां पे, तो m l स्क्वायर, t नीचे है तो ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -3, और a ऊपर जाएगा तो a टू द पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो मुझे ये ऑन द होल कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। मुझे लग रहा है आप इसको समझ गए होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों हम देखेंगे इस पे अब न्यूमेरिकल। बच्चों ये न्यूमेरिकल कह रहा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2I + 3J + 5 के न्यूटन पर कूलम है, देन फाइंड द, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया गया है बच्चों, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द YZ प्लेन ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर। बच्चों देखिए ये Y और Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो आप जानते हैं ये जो प्लेन होगा वो YZ प्लेन होगा, और इसका एरिया भी दिया गया बच्चों 10 मीटर स्क्वायर। तो 10 मीटर स्क्वायर अगर एरिया दिया गया बच्चों, YZ प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, बिल्कुल इसके नॉर्मल। तो YZ प्लेन का नॉर्मल कौन सा एक्सिस होगा, X एक्सिस, और X एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों वो I होता है। तो यहाँ पे 10I हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई E इक्वल्स टू वो E डॉट A होता है। बच्चों यहाँ पर E दिया ही गया है 2I + 3J + 5K, और इसको मल्टीप्लाई करना है,
डॉट प्रोडक्ट 10i से करना है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे i है तो इस जो i वाला है उसी से मल्टीप्लाई होगा। आपको स्केलर प्रोडक्ट बताया गया था 11th में, आप समझ रहे हैं। बाकी ये j और k नहीं है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 और i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको समझा होगा। अब बच्चों देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन इस पे। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों इसमें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 8i न्यूटन पर कूलम एंड एन एरिया of 6 meter square is form an angle of 30 degree with x axis, then find the electric flux passes through it। बच्चों ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 8i। बच्चों ये i जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसका होता है, x एक्सिस का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, x एक्सिस की तरफ। तो ये 30 आप यहाँ पे दिया गया 8i दिया गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, 8i। मतलब ये i केवल इसके डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो ये एरिया है 6 मीटर स्क्वायर का, ये x एक्सिस से, मतलब ये x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको 30 डिग्री आप क्या कर देंगे, दिखा देंगे। अब ये कहेंगे आप, ये पूछा गया है कि इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला आप जानते हैं बच्चों, अगर टोटल एरिया दिया गया है तो ई फाई ई इक्वल टू क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया बच्चों, 8i। तो यहां पे केवल 8 लिखेंगे कि i तो केवल यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। 8i एरिया कितना है बच्चों, 6 मीटर स्क्वायर। कितना है, 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। और बच्चों दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे cos 30 लिख लेंगे और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जब 48 होता है इनटू, अब cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 24√3 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऐसे कोई फिगर दे देगा, कुछ उससे एंगल दे देगा और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट करना होगा, तो वेरी इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें गॉसेस लॉ और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।